be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जो मीडिया हाउसेस रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं, चाहे से वो इंडियन मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया हो, और ये रिपोर्ट्स इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि ये रिलेट करती है जिस तरीके से रिसेंटली आपको चाइनीज मिलिट्री में पर्स देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े लेवल पे सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स को रिमूव किया जा रहा है, एक्सपेल किया जा रहा है और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा रही है। बट उन्हीं रिपोर्ट्स में काफी शॉकिंग चीजें बाहर निकल के आती हैं जो साफ साफ चाइना की मिलिट्री के ऊपर सवाल खड़ी करती हैं, क्योंकि अब जो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मिसाइल है उससे रिलेटेड भी स्कैंडल बाहर आ रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, स्पेशली पहले ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट की जाती है और कहा यह जाता है कि कुछ यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज और यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने जो बातचीत करी रिपोर्टर्स के साथ में, एडिटर्स के साथ में, उसको पब्लिश किया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसके और क्या पहलू हो सकते हैं, या और क्या ऐसी चीजें हैं जो शायद हम इग्नोर कर दें अगर हम सिर्फ इसी रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। बट बात यह है कि इन रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि जो चाइना की न्यूक्लियर वेपन या जो न्यूक्लियर मिसाइल की ताकत है वो अभी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि जहां पे उन मिसाइल्स के अंदर फ्यूल होना चाहिए हमें वाटर देखने को मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो इतने बड़े लेवल पे मिलिट्री में पर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी लीडर को रिमूव कर दिया, किसी लीडर के ऊपर करप्शन के चार्जेस देखने को मिलते हैं, फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाती है। जो जस्टिस मिनिस्टर हैं उनको ब्राइब के केस में लाइफ इंप्रिजमेंट दे दी जाती है। ये सारे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। और अब ये जो रिपोर्ट्स आई हैं ये कहती है कि ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग चिंतित हैं और ये स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। बट बात समझिए कि ऐसा हो क्या रहा है। मतलब जो ये न्यूक्लियर स्कैंडल की बात की जा रही है, जो यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स या यूएस इंटेलिजेंस ने जो असेसमेंट करी उसके बेसिस पे है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर आप जब न्यूक्लियर मिसाइल की बात करेंगे, अब देखिए जब न्यूक्लियर मिसाइल को अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है तो उस टाइम पे मोस्टली फ्यूल नहीं होता है। जब उसका इस्तेमाल करना हो किसी कंफ्लिक्ट के दौरान, किसी वॉर के दौरान, तब आप उसमें फ्यूल डालते हैं और फिर उस फ्यूल की वजह से आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको एम्प्टी छोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपको वाटर देखने को मिल रहा है फ्यूल की जगह, तो डेफिनेटली आपका जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है या फिर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं स्पेशली, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। और दूसरी बात ये कही गई कि जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जब इनको अंडरग्राउंड स्टोर करा जा रहा है तो इनके ऊपर बहुत ही हैवी लिड या मान लीजिए एक इतना भारी कवर लगा दिया जा रहा है जिससे ये न्यूक्लियर मिसाइल और अंडरग्राउंड धंसती जा रही हैं। एंड अगर कोई वॉर या कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो तो उसके बाद में जब इनको लॉन्च करना हो तो शायद लॉन्च भी ना हो। और तीसरा, अगर ऐसी कंफ्लिक्ट आ गया, ऐसी वॉर आ गई, तो क्या चाइना चाहेगा कि उनकी मिलिट्री कॉम्प्रोमाइज हो जाए सिर्फ इसी वजह से? और इस रीजन की वजह से ये मिलिट्री पर्ज हो रहे हैं। काफी लोगों ने करप्शन लिया, काफी लोगों को जो पैसा अलॉट किया गया वो पैसा कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। ये मेजर रीजन इस रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है। और इसका इंपैक्ट एक फोर्स है, रॉकेट फोर्स, उसके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि यही रॉकेट फोर्स जो है चाइना के न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करती है और यहीं से मेजॉरिटी ऑफ जो लीडर हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। एक एक इंफॉर्मेशन आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज एट द एंड जब मैं एनालिसिस करूंगा कि इसका क्या इंपैक्ट होगा चाइना के ऊपर, क्या इसके पीछे के रीजन हो सकते हैं, ताइवान में जो हम इन्वेजन की बात करते हैं वो कहां तक सच है, क्या होने वाला है, सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाएगा। इसीलिए प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल। अब यूएस इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी या जो भी उनके पास में इंफॉर्मेशन आई ब्लूमबर्ग में, उन्होंने कहा कि ये जो करप्शन हो रहा है ना, ये अब जो जी का कॉन्फिडेंस था चाइना की मिलिट्री में उसको कमजोर करता है। उनका कॉन्फिडेंस तो कमजोर हो ही रहा है, बट साथ साथ जो चाइना की मिलिट्री है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं या स्पेशली आप कहते हैं हायरार्की है, वो भी कमजोर पड़ती जा रही है। जिसकी वजह से क्या आपको लगता है कि अगर आज कोई क्राइसिस हो जाए तो चाइना की मिलिट्री रेडी है उस एक्सटेंट तक? जब इनके लीडर्स अवेलेबल होते या फिर इनकी टॉप पोजीशन पे वो लोग बैठे होते जो प्रोफेशनल है, जिनको बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस है, वैसा इस टाइम तो शायद जी जिनपिंग भी नहीं फील कर रहे होंगे और चाइना की मिलिट्री भी फील नहीं कर रही होगी। और इसीलिए जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है कि 2035 से 2050 के बीच में हमें चाइना की मिलिट्री को इस तरीके से मॉडर्नाइज करना है कि उस टाइम पे हम ये ना सोचें कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती थी या जो भी मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता था वो हम अचीव नहीं कर पाए, और इसीलिए ये सीरियस बन जाता है। और जब इस रॉकेट फोर्स जो कि कंट्रोल करती है न्यूक्लियर वेपन को, और स्पेशली तब जब चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड ताइवान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूमर्स ये निकल के आते हैं कि चाइना तो ताइवान में 2027 में इन्वेजन करेगा। मैं उसके बारे में ही बात करूंगा।
तो जो अलोंग द कोस्ट है वहां पे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डिप्लॉय की जाती हैं इसी फोर्स के द्वारा, और इसका इंपैक्ट आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। अब जब रिपोर्ट्स निकल के आती है तो यह कहा जाता है कि काफी सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतने यूजफुल होते हैं कि अगर वो करप्शन भी करते हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। काफी लोगों को पैसे मिलते हैं, ब्राइब मिलती है, जिससे लोगों का प्रमोशन कराया जा सके, इससे उनके गुट बनते हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, इसलिए इन लोगों को रिमूव किया जा रहा है। बट मोस्टली आप देखेंगे करप्शन के चार्जेस ज्यादा लगे हैं। अब होता क्या है कि जो बजट मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए किया गया है उसमें आपको कुछ चीजें प्रोक्योर करनी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, लेकिन उसी में से काफी सारे लोग जो हैं वो उसको डाइवर्ट कर देते हैं। और इसमें सबसे फेमस केस है ब्राइबरी का, टैंग यूजून का, जो कि फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर थे, जिनको अब लाइफ इंप्रिजमेंट दे दिया गया है। इनके ऊपर $20 मिलियन की ब्राइबरी का आरोप लगा था, और इसी वजह से आपको डिफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब चाहे से आप न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं या जो न्यूक्लियर वेपन है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता हो, या जो गुट बटे जा रहे हैं जिससे जी जिनपिंग की पावर कम हो रही हो, या फिर वो देखने को मिलता हो, ये सारे रीजन बाहर निकल के आते हैं। और इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले, जहां पे मैंने बात की थी कि कैसे चाइना की मिलिट्री में शॉकवेव्स आपको देखने को मिल रहे हैं जब टॉप जनरल पे ये एक्विजिशन लगे कि वो न्यूक्लियर सीक्रेट्स पास ऑन कर रहे थे यूएस को, क्योंकि उसमें मैंने बात की थी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की। अब इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में जी जिनपिंग जो कि चेयरमैन है, और ये हैं जनरल जैंग जो कि अभी बचे हुए हैं, राइट। बाकी सारे एक्सपेल कर दिए गए हैं या तो रिमूव कर दिए गए हैं, और ये दो जो लोग हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब इसके बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे, ये नहीं है कि अभी जनवरी 2024 में जो टॉप लीडर्स को निकाला है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वही है, उससे पहले 2022-23 में भी हुआ, और जब से जी जिनपिंग 2012 में है तब से ये चीजें हो रही हैं। बट इसका क्या इंपैक्ट होगा ताइवान के ऊपर, इसका क्या इंपैक्ट होगा मिलिट्री के ऊपर, ताइवान का इन्वेजन हमें कब देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब ये पूरा आप एक ऑर्डर एस्टैब्लिश कर पाओगे और हर एक डिटेल को आप समझ पाओगे। उससे पहले जिन लोगों को हमारा 3 डे फ्री ट्रायल चल रहा था, काफी लोगों को यह प्रॉब्लम आ रही थी कि हम एक्टिवेट कैसे करें। एक्टिवेट के लिए आपको पहले हमारी क्लासेस, जो पेड क्लासेस हैं, उसको आपको देखना होगा, जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको डाउनलोड करना होगा, और जो प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना होगा, तब जाके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप ऐप पे गए और आपने एक्सेस ही नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी एक्टिवेशन नहीं होगा। अब बात क्या थी? बात यह थी कि जो दो इंपॉर्टेंट लीडर थे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, क्योंकि जब 2012 में जी जिनपिंग पावर में आते हैं तो उस टाइम पे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 11 मेंबर थे, फिर 2022 में 6 मेंबर हो जाते हैं, और अब बचे थे 4 मेंबर, जिसमें एक थे जी जिनपिंग, बाकी ये जो दो लोग हैं जिनको रिमूव किया जा चुका है, एक जनरल जैंग। अगर मैंने पहले जो मिलिट्री लीडर बचे हैं उनका नाम जनरल जैंग बोल दिया था तो वेरी सॉरी फॉर दैट। तो एक थे जैंग जो कि वाइस चेयरमैन थे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के। अब इनके ऊपर चार्जेस ये लगते हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट्स पास ऑन कर दिए, ये ब्राइब लेते थे लोगों को प्रमोशन कराने के लिए, और काफी तो ये लोग भी बोलते हैं कि ये तैयार भी नहीं थे कि ताइवान की वॉर होनी चाहिए। इनके काफी सारे डिसएग्रीमेंट थे, ये रिपोर्ट्स निकल के आती हैं। अब इनको एक्चुअली में बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस है कि इन्होंने वियतनाम वॉर लड़ी है। फिर दूसरे हैं जनरल लियू जो कि सीनियर कमांडर है। अब ये सबसे ज्यादा कुशल थे मिलिट्री प्लानिंग में कि कैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक साथ मिला के आपको ग्राउंड पे कोऑर्डिनेटेड एक्शन देखने को मिले। अब इससे कमजोर नहीं होगी क्या कड़ी? क्योंकि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बात कर रहा हूं, ये वो बॉडी है जो चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसको कंट्रोल करती है। या फिर आप ये कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, या फिर कौन सी ऐसी बॉडी है जो ये बताती है कि इस टाइम पे हमें ये करना है, इस तरीके से हमारे मॉडर्नाइजेशन प्लान है, ये हायरार्की फॉलो की जाएगी, ये डिसीजन लिए जाएंगे। तो अब उसके दो इंपॉर्टेंट लीडर्स को आप रिमूव कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है सवाल खड़े होते हैं, और इसीलिए उसके बाद में रिपोर्ट निकली। तो अब आज के टाइम पे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में एक जी जिनपिंग आपके चेयरमैन है और दूसरे हैं आपके जैंग शेनिंगमैन। अब जैंग शेनिंगमैन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको कोई बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑफिसर है। मतलब लॉयल्टी को इंश्योर करना, डिसिप्लिन को इंश्योर करना, जी जिनपिंग के खिलाफ ना जाना, आपको पता होना चाहिए कि आप जी जिनपिंग के लॉयल हैं। तो इनसे ज्यादा लोग डरते हैं ना कि रेस्पेक्ट करते हैं। और जब आपको बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस होता है, या फिर आपको कोऑर्डिनेशन का एक्सपीरियंस होता है, आपने वॉर में पार्टिसिपेट किया है, या आपने वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया एक्चुअली में बैटलफील्ड पे, लेकिन आप बाहर रह के भी वॉर को कैसे कंट्रोल करना है वो कर रहे थे, तब भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो इनसे ज्यादा लोग डरते हैं। और जी जिनपिंग का एक आप पैटर्न देखिएगा कि जब भी कोई पोस्ट खाली होती है,
मान लीजिए वेकेंट पड़ी है तो उसको भरेंगे नहीं, वो भरते ही नहीं है। इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके ये जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मेंबर्स थे इनको निकालते गए। और अगर आप 2023 की बात करेंगे तो उस टाइम पे 30 जनरल और एडमिरल्स थे। और आज आप देखिए, अंडर इन्वेस्टिगेशन, डिसअपियर्ड, लाइकली रिटायर्ड, एक्सपेल्ड, डिसअपियर्ड, इस तरीके की रिपोर्ट्स बाहर निकल के आती हैं। और सिर्फ जो पीएलए की रॉकेट फोर्स है जिसमें ये न्यूक्लियर मिसाइल वाला केस आ रहा है, या फिर जो सीएमसी की बात है, यहां तक सीमित नहीं है। आप थिएटर कमांड में जाइए। अब ईस्टर्न थिएटर कमांड में जो कि रिस्पॉन्सिबल है ताइवान के रीजन के अराउंड, वहां पे भी आपको बहुत देखने को मिलता है पर्ज। सदर्न थिएटर में कोई नहीं है, वेस्टर्न थिएटर में कोई नहीं है, नदर्न थिएटर में कोई नहीं है, सेंट्रल थिएटर में एक है। सर्विस ब्रांचेस में जाइए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स के तो दोनों गायब हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए तो सवाल यह खड़ा होता है कि फिर जी जिनपिंग करना क्या चाहते हैं, मतलब इसके पीछे सच्चाई क्या है। अब देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं, एंड देन उसके बाद में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा जो मैं देखता हूं कि ग्लोबल सिनेरियो में या मैं कहां से डॉट्स कनेक्ट कर सकता हूं। अब एक लेवल पे काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ये पर्जर्स हो रहे हैं, हां इसमें वन ऑफ द रीजन करप्शन भी है, जिस तरीके से लोग ब्राइब लेते हैं, प्रमोट करते हैं और आपको ये स्कैंडल्स बाहर देखने को मिलते हैं। बट जब यूएस इंटेलिजेंस या यूएस असेसमेंट ये चीज बात करता है तो वहां पे आपके कान भी खड़े हो जाते हैं, राइट? तो अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ठीक है, करप्शन के चांसेस हैं, लीडर्स यूजफुल थे तो करप्शन को इग्नोर भी किया गया, लेकिन जब यूजफुल नहीं लगे तब उनको हटा दिया गया। तो चाइना के मिलिट्री ऑपरेशन पे क्या एट प्रेजेंट, देखो शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करो तो चाइना की मिलिट्री नहीं रेडी होगी। आपने सारे लीडर्स को रिमूव कर दिया, ऑब्वियस सी बात है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, चाइना की मिलिट्री की रेडीनेस में प्रॉब्लम आएगी, प्रोफेशनलिज्म में प्रॉब्लम आएगी, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल जरूर प्रॉब्लम आती हुई नजर आएगी। लेकिन जी जिनपिंग अब या तो यह कर सकते हैं कि जल्दी से कोई ना कोई यंग लीडर आके इसका टेक ओवर कर ले, या फिर पूरा का पूरा कंट्रोल इनके पास में हो, सीएमसी में ये अकेले बैठे रहें या इनके लॉयलिस्ट बैठे रहें और उसके बाद में पीएलए को पूरी तरीके से कंट्रोल करें, ये इनके पास में ऑप्शन है। तो शॉर्ट टर्म में तो जो मिलिट्री है वो कमजोर है मतलब एज कंपेयर टू द पास्ट। बट आप ये देखिए कि जो ये माओ जेडांग या जोसेफ स्टालिन की पॉलिसीज हुआ करती थी उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको याद होगा जोसेफ स्टालिन ने 1930s में सोवियत यूनियन में भी ऐसा ही पर्च किया था, और तब जो नेक्स्ट वॉर होती है उसमें उसके बाद में उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन उनको 3 साल लगे थे अपनी आर्मी को या अपनी आर्म फोर्सेस को रीग्रुप करने में, जिसकी वजह से वो नाजी जर्मनी को डिफीट कर पाए थे। तो अब यही है, ये चाहते हैं जी जिनपिंग कि मेरे यहां पे वो लोग रहें जो लॉयल रहें और मेरे जो डिसीजन है उनको क्वेश्चन ना करें। और तीसरा, मुझे यंग लीडरशिप चाहिए जो स्पेशली आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें निपुण हो या स्किलफुल हो। चाहे से आप ड्रोन्स की बात करें, साइबर वॉरफेयर की बात करें, स्पेस वॉरफेयर की बात करें, किसी की भी बात करें, वहां पे मेरे को यह चीज चाहिए। तो यह चीज निकल के आती है। तो चाहे से करप्शन के केसेस हो, न्यूक्लियर स्कैंडल निकल के आता हो, कोई रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, जी जिनपिंग पूरी मिलिट्री लीडरशिप को रिन्यू करना चाहते हैं, जिससे कि अगर 2028 में ताइवान में अटैक करने की बात हो रही है तो वो मैं कर सकूं। कि लेकिन क्या 2028 से पहले आपको ताइवान पर अटैक देखने को नहीं मिलता कि जी का क्या फर्क पड़ेगा? अब एक तो जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है वो भी कमजोर है, तो क्या इसकी वजह से मैं ये मान लूं कि ताइवान के आसपास ना कोई मिलिट्री ड्रिल होगी, ना कोई नेवल ड्रिल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, 100% होता रहेगा। लेकिन आप ताइवान के सिचुएशन में मानिए कि जब यह कहा जाता है कि 2027 में इन्वेड करेंगे, तो इसमें आप सिनेरियो समझिए। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप यह कहते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट ने मेरे को यह कहा है कि जब तक मैं इस कार्यकाल में हूं जब तक वो ताइवान पर अटैक नहीं करेंगे। अब यह चाइना ने क्यों कहा या नहीं कहा चलो मान लीजिए, लेकिन एक बार के लिए मानते हैं कि कह दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कभी भी कुछ भी कह देते हैं। क्योंकि ताइवान में 2028 में इलेक्शन होंगे और अभी के जो ताइवान के लीडर हैं वो रेजिस्ट करते हैं चाइना की प्रेजेंस को, वो वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चाइना का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो अब आज है 2026 की स्टार्टिंग, 2028 के लगभग 2.5-3 साल में चाइना के पास में मौका है कि मैं 2.5-3 साल के अंदर अपनी मिलिट्री लीडरशिप को ताकतवर बना लूं, उस हिसाब से बना लूं कि अगर ताइवान की सिचुएशन क्राइसिस आती है तो आई विल बी एबल टू हैंडल दैट, जैसा जोसेफ स्टालिन ने किया था। तो एक तरफ इनको 2.5-3 साल का विंडो मिल गया जिसमें ये अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बना सकते हैं। 2028 में ताइवान में इलेक्शन होने वाले हैं। आज के टाइम पे जो लीडर हैं वो तो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा लीडर आ गया ताइवान के अंदर जो प्रो चाइना है, तो आपको कोई कंफ्लिक्ट और वॉर करनी नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई लीडर प्रो चाइना आ जाता है
तो कंफ्लिक्ट में बात ही नहीं आ रही। और अगर मान लीजिए प्रो चाइना नहीं आता है तो आपने 3 साल में अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग कर लिया। और सबसे बड़ी बात, जब आप यूएस की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देखेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको यही तो देखने को मिलता है, उन्होंने कहा कि हम अपने होमलैंड या जो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा ध्यान देंगे। चाइना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है और चाइना के साथ हम कंफ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, हम डायलॉग करेंगे। तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है कि ओपन स्पेस देखने को मिल रहा है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और आपको कंपेयर करने पड़ेंगे इसी लेवल पे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आया, जो कि प्राइस है 1999 में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।